Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as साले की बीवी by Sheri Heather. So let's start it. अस्सलाम वालेकुम करम भाई, प्लीज़ मुझे कॉल करें, मेरे पास बैलेंस नहीं है। मैंने स्क्रीन पर जगमगाता हुआ पैगाम देखा। साले के पास कभी बैलेंस नहीं होता। मैंने बुड़बुड़ाते हुए उसका नंबर डायल किया। दिमाग का बैलेंस भी ख़त्म है, इसका तो वैसे घंटी बज रही थी। गज़ब हो गया करम भाई। फ़ोन उठाते ही उसने कहा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और आपके सिवा कोई मुझे इससे निकलने का तरीका नहीं बता सकता। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो हाथ पर मुक्के मार रहा होगा, मगर ऐसा कैसे कर सकता है वो? एक हाथ में तो उसने फ़ोन पकड़ रखा होगा। फिर तुम बाज़ार में किसी लड़की को छेड़ कर थाने पहुंच गए हो या बच्चियों के स्कूल में जाकर झगड़ा कर आए हो उसकी उस्तानियों से? मैंने चिढ़ के कहा, तोहफे में मिला हुआ मसाइल का पलंदा ये साला, बला का खुदगर्ज, जज्बाती और थोड़ा बददिमाग भी। बीवी का इकलौता भाई उम्र में मुझसे बहुत छोटा था, इसलिए शुरू से ही मैंने उसे अपने छोटे भाइयों जैसा समझा। मगर बाज़ औक़ात वो ऐसी बेवकूफ़ियाँ करता कि मैं सर पीट के रह जाता। किसी मुसीबत में गिरने पर उसे सबसे पहला ख्याल मेरा ही आता। अभी चंद दिन कबल ही तो चांद रात पर वो बाज़ार में लड़की को छेड़ने पर पिटा और थाने भी पहुंच गया। बाद अज़ां वो कस्में भी खाता रहा था कि गलतफहमी हुई थी। वो उस लड़की को अपनी बीवी समझा था। मैं तो मान लेता, मगर भरे बाज़ार में उसकी बात कौन मानता। अगले रोज़ ईद थी और आफियत इसी में थी कि उसे छुड़वा कर लाता ताकि मेरे घर में भी ईद के दिन शामें गरीबाना होती और उसकी छोटी छोटी बेटियों को ईद के दिन माँ खाना भी ना देती। फरा, उसकी बीवी, 20 की दहाई के अव्वलीन सालों में थी। आमिर से शादी के बाद ऊपर तले की 3 बेटियों के बावजूद वो कमसिन सी लगती थी। मेरी बड़ी बेटी जो अब 18 बरस की हो रही थी, फराह के साथ खड़ी होती तो उससे बड़ी लगती थी। फराह को मैं बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह समझता था, यूं भी वो मेरी एक कज़न की बेटी थी। किरण मेरी बीवी है और 3 बेटियां, सारा, हाजरा और नाइमा। उनकी उम्रें बिलतरतीब 18, 16 और 14 बरस हैं, मगर तीनों एक बराबर लगती हैं। अब क्या किया है फिर तुमने? मैंने पूछा। फ़ोन पर नहीं बता सकता, मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। बेताबी उसके अंदाज से आया थी। शाम को घर पे आ जाओ, मैंने तजवीज़ दी। शाम में तो बहुत वक्त पड़ा है, अभी नहीं मिल सकते हम, उसने कहा। और घर पर नहीं मिलना चाहता मैं आपसे, किरण आपी के सामने। क्या कोई रकम की ज़रूरत है? मैंने सवाल किया। अरे नहीं करम भाई, बहुत संगीन मामला है, उसने कहा तो मेरे पूरे वजूद में फरीरी सी दौड़ गई। हीरा और हिना तो ठीक है ना? मैंने उसकी जुड़वा बेटियों के बारे में पूछा जो नहायत कमज़ोर सी थी और आए दिन बीमार रहती थी। बात इतनी सी नहीं है करम भाई, गोया उसकी बेटियों की बीमारी उसके लिए मामूली बात थी। वो तो बहुत ख्याल करता था उनका और उनके लिए परेशान रहता था। तो क्या इसका मतलब है कि इतना संगीन मामला है कि उसकी बेटियों की बीमारी उसके सामने हीच है? मैं निकलता हूँ दफ्तर से, तुम मुझे मिलो। मैंने उसे जगह समझा कि मेज़ से गाड़ी की चाबियाँ उठाईं और अपने दफ्तर के मातहत को बुलाकर काम समझाया। अपने काम का ये फ़ायदा तो है कि इंसान छुट्टी लेने के लिए किसी का मोहताज नहीं होता। जूस के ग्लास को वो मुसलसल हाथों में घुमा रहा था, अभी तक एक घूंट नहीं लिया था। जूस पियो आमिर, और मुझे बताओ बेटा कि क्या मामला हुआ है। मैंने गुस्से में फराह को तलाक दे दी है करम भाई, 1 नहीं 3 बार। उसने जूस का ग्लास मेज़ पे रखा और अपने सर को हाथों से थाम के मेरी तरफ देख के कहा, ये क्या बेहुदा मजाक है? मैंने उसकी बात को कतई मजाक समझा। कोई ख्वाब सुना रहा होगा। कोई ख्वाब सुना रहे हो क्या? नहीं करम भाई, इसीलिए तो फ़ौरन आपसे मिलना चाह रहा था। उसने गहरा सांस लिया। समझ में नहीं आ रहा था कि किससे और किस तरह बात करूं। क्या वजह हो गई इस हद तक जाने की? बस मामूली सी बात थी। फराह तो आपको मालूम है ना कि कितने तहम्मुल वाली है। किसी बात पर उसने दलील दी तो मैं कायल होने की बजाय भड़क उठा और कतई गुस्से में करम भाई उसे तलाक के अल्फाज कह गया, और वो भी 1 नहीं 3 बार। मैंने उसे घूरा। तलाक तो गुस्से की हालत में ही दी जाती है बेटा। कभी किसी ने किसी को मुंह दिखाई के तोहफे में भी तलाक दी है। मैंने तो उससे कहा था कि करम भाई के आपस में बैठ के मामला तय कर लेते हैं। मैंने सॉरी भी कह दिया, मगर उस पर
मौलवियानी बनने का ऐसा भूत सवार है कि वो मेरी सुनने को तैयार ही नहीं। तब से अब तक उसने अपना कमरा भी अलग कर लिया है और मुझे माफ़ करने को तैयार ही नहीं। काश मेरे भाई ये मामला इतना ही सीधा होता और सॉरी कहने से हल हो जाने वाला होता तो कितने ही टूटे हुए घर जुड़ जाते। काश तुम में अकल होती तो तुम उससे बैठ के मामला सुलझाने की बात ही ना करते। तलाक कोई मजाक नहीं आमिर, और ना ही इसके बाद तुम उससे इस बात का मुतालबा कर सकते हो कि वो तुम्हें माफ़ कर दे और तुम सब कुछ भूल भाल कर फिर इसी तरह रहना शुरू कर दो। तुमसे बढ़कर तो वो अक्लमंद है। मैं तो चाह रहा था कि आप उसे समझाएं, आपको मामू कहती है और बाप की तरह आपका एहतराम करती है। उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। एक तो बेवकूफ़ी की हरकत की और अब उससे बढ़कर बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो तुम। मैंने उससे अपने हाथ छुड़ाए। क्या तुमने इस मसले की बाबत चेक किया है कि शरई तौर पर अब तुम दोनों के लिए क्या अहकामात हैं? मैंने सवाल किया। जी करम भाई, इसी पर तो वो मुझसे बात नहीं करती, कहती है कि हम नामहरम हो चुके हैं। कैसे हो सकता है? ये मेरी बीवी है, वो मैंने मोहब्बत की शादी की है उससे। आपको तो इल्म है ना कि कितनी नाक रगड़वा रगड़वा कर उसके माँ बाप माने थे। वो गिड़गिड़ा रहा था। मैं कुछ सोचता हूँ कि क्या करना चाहिए। तुम तब तक खामोश रहो और किसी से बात ना करना, किरण से भी नहीं। मैंने उसके कंधे पर थपकी दी और उठ खड़ा हुआ। मुझे उम्मीद थी कि जिस तरह का जल्दबाज और जज्बाती वो है, कोई गुल खिला बैठा होगा। किसी का कत्ल कर देने तक की सूरत हाल का मैंने उस होटल तक पहुंचते पहुंचते सोच लिया था, मगर ये वो आखिरी बात थी कि जो मैं भी सोच भी नहीं सकता था। और ये यकीन आने के बाद कि वो मजाक नहीं कर रहा था, मेरी सोचने समझने की सलाहियतें सल्ब हो गईं। फरा मेरे लिए बेटी जैसी थी, मेरी चच्चाजाद बहन की बेटी, मेरी अपनी बेटियों जैसी। गाड़ी चलाते हुए मेरा सारा ध्यान उसी तरफ था। क्या किया जाए, सोच ही रहा था कि घर पहुंच गया। आमिर ने बताया आपको कि उससे क्या बेवकूफ़ी हो गई है? किरण ने रात बिस्तर पर लेटते ही पूछा तो गोया वो बहन से बात किए बिना रह नहीं सका। मैंने लफ्ज़ फ़कत इतना ही कहा। इतनी बड़ी बात और बहन से छुपाई उसने। वो तो मैं उसके घर न जाती और उसकी 4 साल की फातिमा मुझे न बताती कि मम्मा और पापा अलग अलग कमरों में सोते हैं, तो मैं कभी जान ना पाती। फिर भी मैं समझी कि कोई झगड़ा हो गया होगा, मगर फराह की तबीयत को जानते हुए उम्मीद नहीं थी कि कोई झगड़ा उनके दरमियान इस हद तक बढ़ सकता है कि उनके कमरे अलग अलग हो जाएं। जब फराह से पूछा तो आमिर ने मुझे तलाक दे दी है। इतनी सहूलत से कह दिया कि उसने करम जैसे आमिर ने उसको अपनी जायदाद दे दी हो। किरण शिद्दत जज्बात से रोने लगी। और क्या करती वो? किस तरह बताती तुम्हें? तुम्हारे भाई को गाली गलौज करती, सीना को भी शुरू करती, बच्चियों के सामने तमाशा खड़ा कर देती क्या? मैंने धाड़ कर किरण से कहा, शुक्र करो अल्लाह का कि उसने इतनी साबिर बच्ची को तुम्हारी भाभी बनाया, वरना जिस तरह का जज्बाती और जल्दबाज आमिर है, इसी तरह की वो भी होती तो पूरे ख़ानदान में तुम लोगों का तमाशा बन चुका होता। जानती तो हो कि वो मेरी चच्चाजाद की बेटी है और मिन्नतों समाजतों से ये रिश्ता लिया था हमने। मेरा तो नात का ख़ानदान वाले बंद कर देंगे। हमारी बेटियों जैसी है फरा। तुम खुद को उसकी माँ की जगह रख के सोचो ज़रा, कोई मजाक है क्या? मेरा क्या कसूर है करम? वो भल भल रोने लगी। मैं तो खुद परेशान हूँ। अजीब सी सूरत हाल बन गई है। 3 बच्चियाँ हैं और ख़ानदान में बदनामी अलग। तुम अगर खामोश हो जाओ तो मैं कुछ सोचूं। मेरे डांटने पर वो करवट बदलकर सिसकियाँ लेने लगी। मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं ज़्यादा गुस्सा कर गया था। उसका क्या कसूर था भला? मैंने उसके कंधे को थपका तो करवट बदल कर मेरे हाथ थाम कर ज़ारों की तार रोने लगी। परेशान ना हो, कुछ ना कुछ हल निकल आएगा, मैंने उससे कहा, मगर मुझे एहसास था कि मेरे अल्फाज किसी खाली बर्तन की तरह खोखले थे। फरा बेटा, मैंने उसके सर पे हाथ फेरा, तुम बताओ कि क्या तुम चाहती हो कि कोई सूरत निकाली जाए कि तुम लोग फिर इकट्ठे रह सको? हम किस तरह इकट्ठे रह सकते हैं मामू? वो सिसकी। ज़रा सी बात पर आमिर ने अपने और मेरे ताल्लुक़ को कच्चे धागे की तरह तोड़ दिया। अब हम एक दूसरे पे हराम हो चुके हैं, किस तरह इकट्ठे रह सकते हैं? मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या कोई सूरत निकले तो उसके साथ रहना चाहोगी? मैंने अपना सवाल दोहराया। मामू, 3 बेटियों को लेके और कहाँ जाऊंगी?
امی ابو تو جیتے جی مر جائیں گے، اسی لیے تو میں نے اتنی بڑی بات انہیں بتائی تک نہیں۔ ابو بھی بیمار رہتے ہیں اور امی دل کی کتنی کمزور ہیں۔ آپ نے اپنا بچپن ان کے ساتھ گزارا ہے، آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ میں نے گہرا سانس لیا۔ واقعی طاہرہ کو علم ہوگا تو وہ نہیں سنبھل پائے گی اس صدمے سے۔ جو کچھ بھی کرنا ہوگا انتہائی چھپ چھپا کر اور خفیہ طریقے سے کرنا ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی۔ کیا ہو سکتا ہے ماموں؟ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ فرا، حلالہ واحد صورت ہے، دیکھتے ہیں کہ کس طرح اور کس سے ممکن ہے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مگر یوں منصوبہ بنا کر تو حلالہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ متردد ہوئی۔ کچھ سوچتے ہیں بیٹا، میں نے بے خیالی میں کہا۔ میرا تو اپنا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا اس مسئلے پہ۔ کچھ آئی بات اس کی عقل میں، یا وہیں کی وہیں سوئی اٹکی ہوئی ہے اس کی؟ کرن نے چائے پیتے ہوئے سوال کیا۔ عامر بھی وہیں موجود تھا۔ سوئی اٹکی ہونے کا کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے کرن کو دیکھا۔ عامر بتا رہا تھا کہ اس نے اس سے معافی بھی مانگی ہے اور اپنی غلطی پر شرمندہ بھی ہے، مگر وہ اپنی ہر دھرمی پہ قائم ہے۔ تمہارا دماغ کیا درست کام کرتا ہے؟ میں نے غصے سے کہا۔ کرن بھی اپنے بھائی کی طرح ہے، وہ تو میں نے اس کی ان عادتوں کو اپنے غصے سے لگام ڈال رکھی ہے، ورنہ بے وقوفی میں وہ اپنے بھائی سے 4 قدم آگے ہی ہوتی۔ کیا ہر دھرمی کی ہے اس نے بھلا؟ یہ جو موڈ بنا رکھا ہے، کمرہ الگ کر لیا ہے، عامر کا کام نہیں کرتی، اسے صرف کھانا پکا کے دیتی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ بچوں کے سامنے اس کا بھرم قائم رہے۔ ہوش کے ناخن لو کرن، وہ اس گھر میں اپنی عدت پوری کر رہی ہے۔ یہ وقت اسے یہ سوچنے کا موقع بھی دے گا کہ وہ آگے کیا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے ماں باپ کو فوراً ایسے صدمہ نہیں پہنچانا چاہتی۔ سو وہ سوچ رہی ہے کہ اگر عامر کو اس کا یہاں رہ کر عدت گزارنا منظور نہیں تو میں فرا سے کہتا ہوں کہ کوئی اور بندوبست کر لے۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ وہ اسی گھر میں رہتی، اسے در بدر نہ کیا جاتا چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ، اور پھر یہاں رہتے ہوئے ممکن ہے کہ اس کے دل میں عامر کے لیے نرم گوشہ بیدار ہو جائے۔ عامر تو شرمندہ ہے اور معافی بھی مانگتا ہے، مگر معافی مانگنے سے طلاق باطل نہیں ہو جاتی۔ عدت کے بعد کیا کرے گی وہ؟ لڑکیاں پیدا کر کر کے اس نے عامر کا گھر بھر دیا ہے۔ ایسے میں اگر اس نے بیٹے کی خواہش کا اظہار کر دیا تو کیا قیامت آ گئی تھی کہ اس نے بحث شروع کر دی اور اسے اتنا غصہ دلا دیا کہ اس کے منہ سے غلطی سے طلاق کے الفاظ نکل گئے؟ اور عامر کو تو اس بات پر بھی شک ہے کہ اس نے وہ الفاظ 3 دفعہ کہے ہوں گے، اور اس کا ایسا مطلب بھی ہرگز نہیں تھا۔ کرن کے منہ سے وہ بات نکل گئی جس کا ابھی تک مجھے علم نہ تھا۔ میں عامر سے پوچھ چکا تھا کہ ایسی کون سی بڑی بات ہو گئی تھی کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی تھی۔ طلاق کا مطلب طلاق ہی ہوتا ہے کرن، تم بھی عامر کی بیہودہ باتوں سے متاثر ہو کر اسی کی زبان بولنا شروع ہو گئی ہو، اور اس نے 3 بیٹیاں پیدا کی ہیں تو تم سے زیادہ بیٹیاں نہیں پیدا کر لی۔ میں نے لاکھ کوشش کر کے خود کو قابو میں رکھا۔ فرا کا چہرہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ معصوم سی بچی اس بیوقوف کے ہاتھوں جانے کیسے کیسے ذلیل ہونے جا رہی تھی۔ تم اپنی بیوی کو طلاق دے چکے ہو، اولاد کی زنجیر بھی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ بھی یہی چاہے گی، اس لیے وہ کہیں اور شادی کرے، دوسرے شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم ہو، اور پھر وہ شوہر کسی وجہ سے اسے طلاق دے دے۔ اسے حلالہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بیوی تم پہ حلال ہو جائے گی اور اس سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہو۔ مفتی صاحب نے ان کے دریافت کرنے پر بڑی وضاحت سے بتایا تھا۔ عجیب سی صورتحال ہے، کس سے نکاح کریں اس کا؟ کرن نے یہ سب کچھ سن کر تشویش سے سوال کیا۔ جو وہ بدنیت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ میری ہنسی نکل گئی۔ بدنیت؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ شوہر بیویوں کے ساتھ بدنیتی کا اظہار کیسے کرتے ہیں ویسے بیگم صاحبہ؟ اگر آپ اس پہ روشنی ڈال سکیں تو؟ میرا مطلب ہے کہ اتنی پیاری ہے جو وہ اسے طلاق ہی نہ دے تو؟ کرن نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ میں اس کا منہ دیکھنے لگا۔ اس کا ایک حل ہے نا؟ عامر کے ذہن میں کوئی تجویز آ گئی تھی۔ ہاں ہاں بولو، کرن نے بتابی سے پوچھا۔ ہم اس کے لیے کوئی ایسا بد شکل غسیلا سا آدمی ڈھونڈیں کہ فرا خود ہی اس سے طلاق مانگ لے۔ عامر نے پٹارا کھول ہی دیا۔ فیصلے تو غسیلے تو تم بھی بہت ہو، تم سے مانگی طلاق اس نے؟ کرن نے غصے سے کہا۔ مان لو کہ وہ ایسی صابر بندی ہے کہ کسی سے بھی طلاق نہیں مانگے گی۔ اب تم دونوں آپس میں لڑنا بند کرو اور اس کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈو۔ میں نے مداخلت کی، اس سے پہلے کہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بھڑ پڑتے۔ رشتہ؟ عامر نے میرا منہ دیکھا۔ جب کسی لڑکی کی شادی کرنی ہو تو اس کے لیے رشتہ ہی دیکھا جاتا ہے۔ دل ہی دل میں اپنے ذہن میں آنے والی اس اصطلاح پر مجھے خود بھی ہنسی آئی، مگر میں اپنی ہنسی کو پی گیا۔
وہ دونوں پہلے ہی کافی تپے بیٹھے تھے۔ جب رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ جس صورتحال میں ہم پھنس چکے تھے وہ دنیا کی سب سے مشکل صورتحال تھی۔ عدت کا وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس کے بعد فرح اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ ہماری کاوشیں جاری تھیں کہ مقررہ مدت ختم ہو گئی اور کرن فرح کو اپنے گھر لے آئی۔ بچیاں تو ممانی کے اس طرح گھر آنے پر خوشی سے بحال تھیں۔ انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ ماموں ان دنوں دفتر میں بہت مصروف تھے اور رات دیر سے گھر لوٹتے تھے، اس لیے فرح کو مما کے ساتھ لے آئی تھیں کہ بچیاں بھی بیمار رہتی ہیں۔ کرن نے اپنے مخصوص انداز میں مجھے مخاطب کیا، جس کے بعد عموماً کوئی نہ کوئی فرمائش جاری ہوتی تھی۔ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ 3415۔ میں نے کتاب بند کی، اینک اتار کر سرہانے رکھی اور پوری طرح کرن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا 3415؟ وہ حیران ہوئی۔ کلو، میں نے ہنس کے کہا۔ کیا 3415 کلو؟ اس نے چڑ کے پوچھا۔ یار اتنے کلو پیار کرتا ہوں میں تم سے۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ بڑے وہ ہیں آپ۔ وہ ہنسی۔ کیا کر سکتے ہیں آپ میرے لیے؟ چلو، میں نے دل ہی دل میں سوچا کوئی قیمتی چیز پسند آ گئی ہے بیگم صاحبہ کو، مگر کوئی بات نہیں، اللہ نے ہمیں جیب بھی اتنی بڑی دے رکھی ہے جتنی بڑی ہماری بیگم صاحبہ اور بیٹیوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں۔ میں نے شرارت سے کہا۔ آسمان سے تارے توڑ کر لا سکتا ہوں، پلک جھپکنے میں دنیا کے کسی کونے سے جا کے تمہاری پسند کی چیز لا سکتا ہوں، تمہارے پاؤں دبا سکتا ہوں، 7 سمندروں کی تہہ سے تمہارے لیے چن چن کے موتی لا سکتا ہوں، اور بس یار لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے علاوہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ پکی بات ہے؟ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو وہ چاہ رہی ہے وہ اس سے بھی مشکل اور مہنگا سودا ہے، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ میں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا پانی کا گلاس اٹھایا، ایک گھونٹ لیا، خود کو دلاسا دیا، ممکن نقصان کا دل ہی دل میں تخمینہ لگایا۔ پکی بات ہے، کبھی کچی بات کی ہے میں نے تم سے؟ میں نے کہہ کے پانی کا ایک اور بڑا سا گھونٹ لیا۔ آپ فرح سے شادی کر لیں۔ اتنے زور کا اچھو لگا کہ میں کھانس کے بے حال ہو گیا، سانس لگا کہ اکھڑ گئی ہو، وہ بھی گھبرا گئی۔ کیا ہوا کرم؟ وہ میری کمر سہلانے لگی۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تمہارا دماغ لگتا ہے کہ خراب ہے۔ سانس بحال ہونے کے بعد میں نے اس سے کہا، اپنی اینک اور کتاب اٹھائی اور بنا کچھ کہے کمرے سے نکل کر ٹی وی لاؤنج میں آ بیٹھا۔ وہ میری توقع کے عین مطابق میرے پیچھے ہی آ گئی اور لگی معذرتیں کرنے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اپنی سوچ پہ۔ میں نے بس اتنا کہا اور وہ رونے لگی۔ میں کب بانٹ سکتی ہوں اپنی محبت کو کرم، مگر میں کیا کروں؟ مسئلہ ہی ایسا آن پڑا ہے کہ اس کے سوا کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ میری بیٹی کے برابر ہے وہ۔ بیٹی تو نہیں ہے نا؟ اس نے دلیل دی۔ آپ نے آج تک ہر مسئلے میں عامر کی مدد کی ہے، آپ کو وہ ابو کی طرح سمجھتا ہے اور اسی لیے اس کے ذہن میں یہ تجویز آئی ہے۔ کیا وہ اپنے ابو سے کہتا کہ وہ اس کی مطلقہ سے شادی کر لے؟ میں نے غصے سے کہا۔ اس کے سمجھنے سے آپ عامر کے حقیقی ابو بن گئے ہیں؟ نہ، آپ کے سمجھنے سے فرح آپ کی بیٹی آپ سے زیادہ کون اس مسئلے کو سمجھ سکتا ہے؟ آپ ہماری مجبوری سے واقف ہیں اور پھر یہ تو ایک وقتی رشتہ ہے نا؟ اس نے میرے گھٹنے پکڑ لیے۔ پلیز کرم۔ میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ کے کمرے میں آ کر منہ دوسری طرف پھیر کے لیٹ گیا۔ وہ بھی آ کر اپنی طرف آہستگی سے لیٹ گئی۔ اسے علم تھا کہ اس موضوع پر مزید بات کرنا مجھے مزید غصہ دلانے کا باعث ہوگا۔ فجر کی نماز پڑھ کر دوبارہ لیٹ گیا۔ فرح کی تینوں بیٹیاں میرے سینے پہ کھیل رہی تھیں۔ ایک رونے لگی تو فرح لپک کے آئی اور میرے پہلو میں بیٹھ کر بچی کو گود میں اٹھا لیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں پسینے میں شرابور تھا، بجلی بند تھی۔ اٹھ کر بیٹھا تو کرن کمرے میں نہ تھی۔ میں نے پانی کا پورا گلاس گٹاگٹ چڑھایا، ہاتھ منہ دھو کر کمرے سے نکلا تو لاؤنج میں فرح بچیوں کے ساتھ بیٹھی انہیں ناشتہ کروا رہی تھی۔ السلام علیکم ماموں، فرح نے کہا تو اس کی نقل میں فاطمہ نے بھی سلام کیا۔ میں نے نظر چرا کر سلام کا جواب دیا۔ کرن کہاں ہے؟ میں نے بات برائے بات کی۔ آپ کا ناشتہ بنا رہی ہیں؟ میں نے تو کہا کہ میں ماموں کا ناشتہ بنا دیتی ہوں، سب کے لیے بنایا ہے، پر وہ کہنے لگی کہ وہ خود بنائے گی۔ ہاں، جب ملازم چھٹی پر ہوں تو وہ میرا ناشتہ خود بناتی ہے۔ میں کہہ کے کچن کی طرف بڑھا۔ سارا ماں کے ساتھ ہاتھ بٹا رہی تھی۔ تم کالج نہیں گئی بیٹا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ آج دل نہیں چاہ رہا تھا۔ سارا نے میرا ناشتہ کچن میں ہی میز پر لگانا شروع کر دیا۔ تم نے کر لیا ناشتہ؟ صرف آپ اور مما رہ گئے ہیں۔ ہم سب نے تو آج ممانی جان کے ہاتھ کے مزے کے پراٹھے کھائے ہیں۔
سارا برتن میز پر لگا کر باہر نکل گئی۔ لاؤنج سے اس کی اور فرح کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سوری کرم، کرن نے آہستگی سے کہا، میں نے بڑے مان سے آپ سے درخواست کی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں نے چائے کا گھونٹ لے کے کہا، معذرت کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود پر زیادہ ہی مان کر گئی تھی کرم۔ میں یہ سمجھی میری محبت میں آپ سب کچھ کر لیں گے، میری بات نہیں جھٹلائیں گے۔ کون سی تمہاری بات جھٹلائی ہے میں نے آج تک کرن؟ میں نے چائے کا ایک اور گھونٹ لیا، تھوڑی دیر رکا، اور یہ بات بھی نہیں جھٹلاؤں گا کیونکہ میں تمہیں 3415 کلو محبت کرتا ہوں۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور چیخ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کی چیخ سن کر فرح اور سارا بھاگتی ہوئی کچن میں آئیں تو کچن کے اندر کا منظر دیکھ کر شرمندہ ہو کے خود ہی لوٹ گئیں۔ کورٹ سے میں اور فرح نکلے تو ہم ایک رشتے کی ڈور میں بن چکے تھے۔ سارا کو اس روز دیر سے آنا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے کالج کے بعد کسی سہیلی کے ساتھ کہیں جانا تھا۔ چھوٹی دونوں یوں بھی اسکول کالج سے سیدھی ٹیوشن سینٹر جاتی تھیں اور دیر سے لوٹتی تھیں۔ عامر اس روز کرن کے پاس گھر آ گیا تھا تاکہ بچیوں کو سنبھال سکے۔ جوس پیو گی فرح؟ میں نے پوچھا۔ پی لوں گی ماموں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تو ساتھ ہی ہم دونوں کی ہنسی نکل گئی۔ ابھی تازہ تازہ نکاح ہوا ہے، میں نے اسے ٹوکا۔ عورتوں کے یوں کہنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، اس نے مسکرا کر کہا، اور یوں بھی عادت تو ہوتے ہوتے ہوگی نا۔ وہ ہنسی تو میں اسے دیکھنے لگا۔ اسے علم ہی نہیں تھا کہ اس کی عادت ہونے تک اسے ایک بار پھر طلاق کا داغ لگ چکا ہوگا۔ تو مجھے بہت معصوم اور مظلوم لگی۔ جوس کا گلاس میرے ہاتھ میں تھا۔ ہم دونوں نسبتاً اندھیرے میں تھے اور یوں بھی باہر سے آنے والے کو اندر کی روشنی سے مانوس ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ وہ سارا کے سوا کوئی نہ تھی، تنگ سی جینز پہنے ہوئے، ایک لڑکے کی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے، ہنستی ہوئی اور ہنس کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر بےحال ہوتے ہوئے۔ اس سے قبل کہ وہ مجھے اور فرح کو دیکھتی یا فرح اسے، میں نے فرح کا ہاتھ تھاما اور اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا باہر کی طرف چلا۔ کاؤنٹر پر میں نے بل کی رقم سے اضافی رقم رکھی اور بقایا لیے بغیر ہی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ کیا بات ہے ماموں؟ وہ خاصی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے؟ وہ سہمی ہوئی تھی۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ سوری، مجھے کوئی کام یاد آ گیا تھا دفتر کا۔ تمہیں گھر اتارتا ہوا دفتر جاؤں گا، میں نے اسے صفائی دی جو اسے مطمئن نہیں کر سکی تھی۔ گھر پہنچے تو عامر اور کرن ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ مبارک ہو کرم بھائی۔ عامر کے کہنے پر میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر مجھے طنز کی چھاپ دکھائی دی۔ بدتمیز، میں دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ وہ سمجھا ہوگا کہ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس سے اسی کم ظرفی کی امید تھی مجھے۔ اتنی دیر کیوں لگا دی کرم؟ کرن نے لگاوٹ سے کہا۔ کورٹ سے نکل کر جوس کا ایک گلاس پینے کو رک گئے تھے اور وہ بھی پورا نہیں پیا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اتنی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے تھی تو معذرت چاہتا ہوں۔ سارا کا سارا غصہ ان بہن بھائی پہ اتر رہا تھا۔ میں اکیلا ہوتا تو اس فضول سے حلیے والے لڑکے کی وہیں پٹائی کر دیتا، مگر میں فرح کے سامنے اپنی بیٹی کے اس راز کو آشکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دفتر جا رہا ہوں میں نے پلٹتے ہوئے کہا۔ تم رکو گے عامر؟ نہیں، میں جا رہا تھا کرم بھائی، آپا نے کہا کہ بچیاں ان سے مانوس نہیں ہیں، اس لیے فرح کے آنے تک رک جاؤں۔ وہ کرن کو خدا حافظ کہہ کے میرے ساتھ ہی نکلا۔ فرح اس سے قبل ہی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ رات میں اپنے کمرے میں گیا تو کرن کروٹ بدلے لیٹی ہوئی تھی۔ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں؟ یہ کیا سوال ہے؟ میں اور کہاں ہوں گا اس وقت؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ آپ کو فرح کے پاس جانا چاہیے نا آج؟ اس نے جس کرب سے یہ کہا ہوگا مجھے اندازہ تھا۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے بیڈ کے کونے پر ٹکتے ہوئے کہا۔ کچھ بچیوں کی مصروفیات، ان کی دوستیوں کی خبر رکھتی ہو تم؟ کیوں، کیا ہو گیا میری بچیوں کو؟ کسی نے کچھ کہا آپ سے؟ اس نے ذرا اکھڑ انداز میں پوچھا۔ کون کہے گا مجھ سے؟ میں نے بھی غصے سے کہا۔ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اسے، اور شکر کرتا ہوں کہ فرح کی نظر اس پہ نہیں پڑی تھی۔ جوس کی دکان میں وہ ایک فضول سے حلیے والے لڑکے کی باہوں میں باہیں ڈالے۔ میرا چہرہ غصے سے تپنے لگا۔ جو میں اکیلا ہوتا تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا۔ میں بات کر رہا تھا کہ وہ اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر اس کے تعاقب میں سارا کے کمرے کی طرف چلا۔ سب بیڈ روم ایک راہداری میں تھے، انہی میں سے ایک کمرے میں فرح بھی تھی۔ میں سارا کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ اندر سے دونوں ماں بیٹی کی گفتگو سنائی دے رہی تھی۔ کس کمبخت کے ساتھ تم گھومتی پھرتی ہو گھر میں سہیلیوں کا بہانہ کر کے؟ پاپا نے بتایا ہوگا آپ کو۔ پہلے تو ان سے پوچھیں کہ وہ کہاں تھے،
मुमानी के साथ क्या रंगरलियां मना रहे थे? घर से क्या बहाना करके उन्हें साथ ले गए थे? उसके अल्फाज थे या गोलियां जो मेरे कानों के पास से शाएं शाएं करके गुजर रही थी। बेहया, फरिश्तों जैसे बाप पे इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? मैंने ही उनसे कहा था कि फरा को डॉक्टर के पास ले जाएं, उसकी तबीयत नासाज थी। किरण की आवाज़ आई, ज़रा ख्याल रखिएगा मम्मा, साथ खुद चली जाया करें। बेशरम, बेटी समझते हैं वो उसे, तुम लोगों की तरह। और चली जाती साथ में जो उसकी 3 बच्चियां ना संभालनी होती। मुमानी पप्पा की नहीं, मामू की जिम्मेदारी है। बेहतर है कि आप उन्हें उनके घर भिजवा दें मम्मा, इससे पहले कि कोई और कहानी बन जाए। अगर मामू मुमानी के बीच कोई झगड़ा है तो सुलह सफाई करा दे और उन्हें चलता करें। सारा की आवाज़ सुनाई दी, तुम मेरी तवज्जो दूसरी तरफ ना करो और मुझे बताओ कि किस खबीस के साथ गुल खिला रही हो। मैं तुम्हारा घर से निकलना बंद कर दूंगी। किरण का गुस्सा अपनी हदें छूने लगा तो मैं वापस कमरे की तरफ आया और दरवाजे के पास खड़े होकर किरण को आवाज़ दी। वो बाहर आई तो उसका चेहरा लाल हो रहा था। पानी तो ला दो किरण, मैंने दवा खानी है, मैंने दनिस्ता बुलंद आवाज़ में कहा। जी अभी लाती हूँ। किरण अपने आंसू जब्त करती हुई नजर आ रही थी। फरा, तुम अनेक्सी में क्यों नहीं मुंतकिल हो जाती? छुट्टी का दिन था और नाश्ते की मेज़ पर किरण फरा से कह रही थी, एक कमरे में 3 बच्चियों के साथ तंगी होती होगी। मैं भी मुमानी के साथ अनेक्सी में जाऊंगी, नायमा ने फौरन कहा। मैं फातिमा के साथ सोऊंगी। नायमा की फातिमा से खूब दोस्ती हो गई थी। बात तो फिर वही हुई ना, किरण ने फौरन टोका। मैं बच्चियों और फरा की सहूलत के लिए तो कह रही थी। शाम को इकट्ठे ही होते हैं ना तुम सब, इकट्ठे ही होते हो ना तुम सब, रात को इन्हें आराम से सोने दिया करो। किरण ने सर्जनिश की। मुमानी, कब तक रहेंगी आप यहाँ? सारा ने अक्खड़ लहजे में कहा। जब तक आपा नहीं जाने देंगी, फरा ने शरारत भरे लहजे में कहा। वो सारा के लहजे के तंज को नहीं समझ सकी थी। बस तुम अपना सामान समेटो और अनेक्सी में मुंतकिल हो जाओ आज फरा, किरण ने बात का रुख बदला। जिस तरह आपका हुक्म। बच्चियां नाश्ता करके उठ गईं। फरा ने बर्तन समेटना शुरू कर दिए। हम अकेले हुए तो किरण मेरा मुंह देखने लगी। सारा बहुत गुस्ताख हो गई है करम। उस रोज़ उसने आपको और फरा को जूस की दुकान में देख लिया था। आपको एहतियात करनी चाहिए। आफरीन है किरण तुम पे भी। वो अपनी बेशर्मी पे पर्दा डालने के लिए उल्टा बाप को बदकिरदार साबित करने पे तुली हुई है। ऐसा तो ना कहें। ऐसा क्यों सोचेगी वो सोचेगी क्या? उसने कहा है ये सब और मैंने अपने कानों से सुना है। घर में फरा ना होती तो मैं बताता उसे कि माँ बाप के एतमाद को ठेस पहुंचाने वाली औलादों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है। जवान औलाद है करम, सरकशी पर उतर आएगी, मैं समझाऊंगी उसको, आप गुस्सा न करें। आमिर के घर के मसाइल के हल में उलझकर तुमने अपने घर के मसाइल पे तवज्जो देने छोड़ दी है। तो यही होना था। अब तुम किस तरीके से उसे समझाओगी? सख्ती करोगी तो वो बगावत पे उतर आएगी। दुरुस्त कहते हैं आप। वाकई मैं आमिर के मसले में बहुत उलझ गई थी, मगर अल्लाह का शुक्र है कि उसका मसला हल हुआ। अब आप फरा को तलाक दे दें, अब आप फरा को तलाक देंगे तो ही असल मसला हल होगा ना। उसे मैं अभी तलाक दे देता हूँ। ऐसे कैसे तलाक दे सकते हैं आप? किरण फौरन बोली, पहले उससे शादी का हक तो अदा करें। जो 5,000 रुपये हक महर मुकर्रर हुआ था वो मैंने उसे उसी वक्त दे दिया था। मैंने कहा, करम आप मेरी बात का मतलब अच्छी तरह समझ रहे हैं। मैंने चिढ़ के कहा, मैं फरा को इसीलिए अनेक्सी में मुंतकिल कर रही हूँ। मुमकिन है कि कोई मौका मिल जाए, वरना इस राहदारी में तो फ़ौरन इल्म हो जाता है कि कौन कमरे से निकला और किस कमरे में गया। ऐसी सूरत हाल में जब सारा पहले ही आपकी तरफ से शक में है, मैं नहीं चाहती कि उसे मौका मिले। मैं उससे चोरी छुपे अनेक्सी में मिलूँ? किरण, दिमाग चल गया है क्या तुम्हारा? क्या वहाँ पर सारा नहीं देख सकती? मैं उलझ गया और यूं भी मुझे ये सब अजीब सा लग रहा था। मैंने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी उसके मसले के हल के लिए कर तो ली है, मगर अब मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। वो अभी तक मुझे मामू कहती है। अच्छा चलिए, थोड़े दिनों की बात है, फिर से आप उसके मामू बन जाएंगे। वो रुकी। वैसे मैं सोच रही थी कि सारा समझदार है, उसे मैं इस राज में शरीक कर लेती हूँ, या फिर आप फराह को लेकर एक आधे दिन के लिए लाहौर चले जाएं। किरण ने दूसरी तजवीज़ दी। देखना पड़ेगा कि अपने दफ्तर की मसरूफियात से वक्त निकाल सकता हूँ कि नहीं। और फिर 3 बच्चियों के साथ लाहौर में कहाँ जाएंगे? मैंने कुछ सोचते हुए कहा, बच्चियों को मैं और आमिर मिल के रख लेंगे। किरण ने बेसोचे समझे कहा था। और सारा को क्या बताओगी कि? ओह हाँ, जहन से निकल ही गया। पहले सारा से बात करती हूँ या आमिर से कहती हूँ कि आकर फराह को ले जाए और फिर वहाँ से आप फराह को साथ ले जाएं। ये बेहतर तजवीज़ थी। आमिर बच्चियों को
2-3 दिन के लिए रख सकता था। मैं कभी फराह को लेकर दूसरे शहर न जाता जो मुझे इस शहर में देख लिए जाने का डर न होता। मैं शहर की एक जानी पहचानी कारोबारी शख्सियत था और इस शहर में कम अज कम मैं छुप के एक रात भी नहीं गुजार सकता था। आप खुद तो बिल्कुल ठीक है ना करम? किरण की आवाज़ में तशवीश थी। मैंने लाहौर पहुंचकर उसे बताया था कि लाहौर शहर में दाखिल होते वक्त एक ट्रॉलर ने पीछे से गाड़ी को टक्कर मारी थी और हमें टैक्सी करके होटल पहुंचना पड़ा था। गाड़ी मुरम्मत के लिए वर्कशॉप गई थी और इसमें चंद रोज़ लग सकते थे। मैं फराह को जहाज़ पर 1-2 दिन में भिजवा देता हूँ। मैंने किरण से कहा, मुझे इल्म था कि आमिर अकेला बच्चियों को इतना नहीं संभाल सकता था और किरण सिर्फ दिन को उसकी मदद के लिए जा सकती थी, वरना भांडा फूट जाता। ठीक है, किरण ने कहा। मेरी फराह से बात कराएं। मैंने फ़ोन फराह को दिया। जी आपा, बिल्कुल ठीक है हम दोनों। जी मामू भी ठीक हैं, वो अपनी रो में कह गई। बच्चियों को बहुत मिस कर रही हूँ। उसकी आंखें लबरेज होने लगी। मैंने उससे फ़ोन ले लिया और उसके कंधे पर उसी शफकत से हाथ रखा जिससे मैं हमेशा बर्ताव करता था। वो पिघल कर मेरे बाजुओं में आ गई। घर के मोहतात माहौल से बाहर दूसरा शहर, होटल का ख़ौफनाक माहौल हर एहतियात पर गालिब आ गया। वो मेरी बीवी थी, निकाह के बोलों में बंधी हुई, और मुझे पहली दफ़ा इस बात का एहसास हुआ था। वापस भिजवा दूँ आज तुम्हें फराह? सुबह मैंने उससे पूछा था। अकेली? मैं कभी नहीं गई जहाज़ पर, पहला सफ़र, खौफ आता है मुझे। किरण ने कॉल करके फराह का प्रोग्राम पूछा था। मैंने उसे बताया कि वो जहाज़ के सफ़र से डर रही है, इसलिए मैं उसे बस पर भिजवा देता हूँ। आमिर वहाँ अड्डे से उसे ले लेगा। नहीं, जवान जहाँ है खूबसूरत है, बस पर अकेले मत भिजवाएं उसे। किरण की ममता जागी। आप भी साथ आ जाएं, गाड़ी बाद में आ जाएगी। क्या बात कर रही हो यार, गाड़ी छोड़ के कैसे आ जाऊं इतनी कीमती? तो फिर फराह को भी अकेले मत भेजें, कोशिश करके गाड़ी का काम जल्दी करवा लें, किरण ने कह के फ़ोन बंद कर दिया। फराह को उस दिन मैंने आमिर के पास छोड़ा था, जो उसे चंद दिनों के लिए उसके मैके छोड़ने चला गया था, और यूं हमारे घर में गोया सुकून आ गया था। उस रात हमारे कमरे में अजीब सी खामोशी थी। किरण खामोश लबों से जाने क्या क्या सवाल कर रही थी और मैं जाने क्यों उसे नजरें चुरा रहा था। मेरा कर्ब उसे तसल्ली नहीं दे रहा था। मुझे इल्म है कि बंटने से बड़ा दुख औरत के लिए कोई नहीं होता। प्लीज़ किरण, यूं ना देखो मुझे। मैंने उसकी आंखों में देख के कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस कुछ पूछना चाह रही हूँ। सब ठीक तो हो गया ना? वो रुकी। अब वो आमिर के लिए हलाल हो जाएगी ना? मैं नज़र चुरा गया। उसे उसके सवाल का जवाब मिल गया। अब क्या देर है तलाक के लिए? जब तुम कहो किरण, मैंने कहा। सारे फैसले तो तुमने ही किए हैं। कल उसे फ़ोन करके या कहीं मिल लें उससे। वो अपने माँ बाप के घर पे है, और फिर उसे तो इल्म नहीं कि हमारा मुकम्मल प्लान क्या है, इसलिए उसे चंद दिन सुकून से रह लेने दो। तलाक के बाद वो हमारे घर रहेगी क्या? तो और कहाँ जाएगी? तलाक के बाद औरतों को इद्दत का वक्त साहब का शौहर के घर पर गुजारने की इजाज़त तो है ना। आमिर के पास तो नहीं रह सकती वो, उसके लिए मुकम्मल नामहरम है वो तो तलाक देकर आप ही हो जाएंगे, उसने फ़ौरन कहा। मगर मेरे घर में वो तन्हा तो नहीं होगी ना? किरण खामोश हो गई। जो चंद दिन उसे इंतज़ार करना था वो तो उसे करना ही था। मगर फराह की अम्मी का फ़ोन आया कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी और वह अस्पताल में थी। शाम को हम उसे अस्पताल देखने गए तो वो पीली जर्द हो रही थी। उसकी अम्मी ने बताया कि उसे 2-3 दिन अस्पताल में रखेंगे। अस्पताल से लौटी तो आमिर उसे उसकी अम्मी के घर से लेकर हमारे घर छोड़ गया। वो अनेक्सी में अपने बच्चों के साथ मुंतकिल हो चुकी थी। उसका चेहरा देखकर मेरा दिल चाहा कि उसकी खैरियत पूछने के लिए अनेक्सी में जाऊं, मगर अपने बच्चों और किरण की वजह से अपने इरादों पर बांध के रह गया। मुझे अकेले में कहीं मिले। रात 1 बजे उसका पैगाम आया तो मैंने हर एहतियात को बलाए ताक रखा और अनेक्सी जा पहुंचा। मगर ये तो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। किरण को इल्म होगा तो वो मुझे मलामत करेगी कि मैंने इतनी बेएहतियाती क्यों की। मैं तो 2-1 दिन में तुम्हें तलाक। उसने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया। क्या आपने आमिर और आपा के साथ मिलकर हलाला का मंसूबा बनाया था? उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी। जो भी है फराह, इससे निजात तो हासिल करनी होगी तुम्हें। मैंने उसकी बात को सुनी अनसुनी कर दिया। ये गलत हो गया है, इस तरह ना कहें करम, खुदा के लिए। उसने पहली बार मेरा नाम लिया था। मैंने उसका हाथ थाम लिया। देखो फराह, मंसूबा जो भी था, ये 2 घरों की बर्बादी है। किरण अपसेट हो जाएगी जब उसे इल्म होगा कि मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई है। यूँ बात ना करें करम, ये हमारी जायज़ औलाद है।
कोशिश की। हमने कुछ गलत नहीं किया। मैं अपनी बेटियों को मुंह नहीं दिखा सकता फराह, प्लीज़ इसे ख़त्म कर दो। मैं सिर्फ इसलिए कत्ल नहीं कर सकती करम कि आप अपनी बेटियों को मुंह नहीं दिखा सकते। क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे आप? उसके आंसुओं के धारे में मैं इस तरह बह गया कि हम दोनों को खबर न हुई कि कब किरण मेरा ताक़ुब करती हुई वहाँ आई और हमें इस हाल में देख कर लौट गई। इस तरह प्लान करके हलाला करवाने वाले को सुपर से तशबीह दी गई है करम। बहुत बड़ा गुनाह है ये। प्लीज़ खुद को इस तरह अल्लाह की नज़र से ना गिराएं। इस घटिया मंसूबे का हिस्सा न बने। मुझे अपने घर के एक कोने में पड़ा रहने दें। आमिर की बच्चियां पल जाएंगी। मुझे एक बार फिर तलाक का दाग न दें। मैंने किरण और आमिर से वादा किया हुआ है फराह। तो फिर मेरी एक बात सुन लें करम, अगर आपने मुझे तलाक दी तो मैं आमिर से शादी नहीं करूँगी। ये मेरा फ़ैसला है, अटल फ़ैसला। मैं अपनी बेटियों को क्या मुँह दिखाऊँगा? मैं खुद को बेबस और एक शिकंजे में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। मैं बात करूँगी आपकी बेटियों से। पापा, मुझे आपसे बात करनी थी। मैं लाउंज में बैठा था जब सारा मेरे लिए चाय का कप लेके आई और मेरे पास ही बैठ गई। जी बेटा। मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा। मैं समझा कि उसे कोई रकम चाहिए होगी या कॉलेज का ट्रिप कहीं जा रहा होगा और उसे इजाज़त चाहिए होगी। पापा, आप ये ज़्यादती हरगिज़ न करें। मैंने उसकी तरफ देखा तो हैरतज़दा रह गया। वो मुझे अपनी उम्र से कई बरस बड़ी दिखाई दी। क्या ज़्यादती? शायद वो उस हैप्पी से लड़के के बारे में मेरे ख्यालात से आगाह हो गई थी। आप मुमानी को तलाक नहीं देंगे पापा? उसने कहा और ज़रा सा रुकी। मुझे मुमानी ने बताया है पापा, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप मामू और मामा के बनाए हुए मंसूबे का हिस्सा बन के क्यों अपनी आकबत ख़राब कर रहे हैं? मैं वाकई बेवकूफ़ी कर बैठा हूँ बेटा, और अब समझ नहीं पा रहा कि किस तरह इस सूरत हाल से निकलूँ। मैंने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पापा, मुझे मुमानी ने सब कुछ बता दिया है। शक तो मुझे पहले भी था। मुमानी इतनी समझदार और साबिर औरत है पापा, उन्हें मज़ीद दुख ना दें आप। यूं भी वो जिस हालत में है। वो कहते कहते रुक गई। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुम्हारी मम्मा किस कदर नाराज़ है मुझसे। वो भी समझ जाएंगी पापा। मैं भी उनसे बात करूँगी और उन्हें समझना ही होगा कि ज़िंदगी कोई थिएटर नहीं जहाँ वो कठपुतलियों का सारा खेल तरतीब दे के अपने हाथों में डोरियाँ थाम के सबकी हरकत को कंट्रोल करेंगी। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई है। मैंने उसे साथ लगा लिया। फराह के यहाँ हमारे बेटे की वलादत ने घर में खुशी की एक लहर दौड़ा दी थी। बच्चियाँ दोस्त नन्हे से खिलौने को पाके बहुत खुश थी। किरण मुझसे ऐसी उबड़ी थी कि कोई माफ़ी तलाफ़ी काम नहीं आ रही थी। सारा ने उसे बहुत समझाया था मगर वो अपने मौक़िफ़ पर कायम थी। मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि जो भी उससे शादी करेगा उसकी नीयत ख़राब हो जाएगी। वो हमेशा यही बात कहती। आमिर भी नाराज़ हो गया मगर फराह ने किरण को साफ साफ कह दिया कि चाहे करम उसे तलाक दे दे मगर वो आमिर से शादी फिर भी नहीं करेगी। उसके बाद आमिर और किरण को टका सा जवाब मिल गया था। मैं दोनों के बीच तवाज़न कायम करने की कोशिशों में निढाल हुआ जा रहा हूँ मगर फराह की खूबसूरती और मजाज की खूबी उसका पलड़ा दानिस्ता भारी कर देती है। और फिर उसने मुझे इस उम्र में बेटे का तोहफ़ा दिया है जो उसकी कदर बढ़ा गया है। फराह की रफ़ाकत ने मेरी बेटी को हीरे की तरह तराश दिया है और हमने उसका रिश्ता भी तय कर दिया है। आमिर अपनी जल्दबाज तबीयत के हाथों तही दामा हो गया है। किरण अपने भाई के लिए रिश्ता तलाश करती भी रही है और उसके नसीब की खुशियाँ फराह के रूप में मेरी झोली में आन गिरी हैं। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने मुझे एक बहुत बड़े गुनाह का हिस्सा बनने से बचा लिया है। ख़त्म शुरू। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द नॉवल साले की बीवी। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.